एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे आप जानते हैं कि 3 विषयों को लेकर के हम प्रमुखता से चलते हैं, जिसमें एक भाग जीके का होता है, एक भाग जीएस खंड का होता है और एक भाग आपका करंट अफेयर्स का होता है। साथ में आपको कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न भी, टॉपिक भी बताए जाते हैं जो डेली बेसिस पे आपको तैयार करना होता है। अभी उसके अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं वो हमने प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया था और नई एनसीईआरटी उसमें चल रही है। तो डेली का टारगेट भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलता है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आज के करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आप में से एक भाई ने टेलीग्राम ग्रुप पर इसके बारे में जानकारी चाही थी, इसके बारे में कुछ जानकारी मांगी थी। तो इसीलिए आज सबके लिए, जितने भी छात्र देखते हैं सबके लिए इस प्रश्न को हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, आप कह लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है और शायद ही इतने डिटेल में जानकारी आपको कहीं और से मिल पाए। तो ये जो चर्चा है ये है महिला आरक्षण विधेयक 2023 की। तो आज की शुरुआत हमारी होगी महिला, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दर्जन भर प्रश्न यहां से बन सकते हैं। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक ये जो था, जब इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई उसी के साथ ही ये विधेयक से क्या बन गया, ये एक्ट बन गया। तो अब ये महिला आरक्षण एक्ट हो गया है क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी इस पे प्राप्त हो गई है। पहली चीज कि राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है और अब ये एक एक्ट के रूप में देखा जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है उन बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है क्या फैक्ट, इससे जुड़े हुए क्या हैं। इससे जुड़ा हुआ पहला फैक्ट है कि इसके अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये सबको पता होगा, सामान्य कैंडिडेट भी जानता होगा कि हाँ आरक्षण की बात हो रही है, 33% आरक्षण की बात हो रही है। अब जो आगे मैं बातें करने जा रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आरक्षण है 33%, ये कहां दिया जा रहा है, कहां दिया जा रहा है, ये आरक्षण कहां मिलेगा महिलाओं को। पहला, क्या लोकसभा में मिलेगा, क्या राज्यसभा में मिलेगा, क्या विधान परिषद में मिलेगा, या विधानसभा में मिलेगा, या दिल्ली एनसीआर जो रीजन है यहां पे मिलेगा। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि भैया दिल्ली एनसीआर नहीं, नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, तो इसको आपका एनसीटी कर लीजिए, जो दिल्ली टेरिटरी है, दिल्ली राज्य है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आरक्षण है, ये जो आरक्षण है ये कहाँ मिलेगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मिलेगा, विधानसभा में मिलेगा, विधान परिषद में मिलेगा, राज्यसभा में मिलेगा, या लोकसभा में मिलेगा। अब आप में से शायद बहुत कम ही लोग होंगे जो इसका जवाब देने में सक्षम होंगे कि आरक्षण कहां पर प्रदान किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह आरक्षण ना तो राज्यसभा के लिए है और ना ही विधान परिषद के लिए। ठीक है, यह आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को लोकसभा में, यह आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को विधानसभा में, यह आरक्षण मिलेगा दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र है वहां पे। ठीक है, मतलब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी मिलेगा। अब एक प्रश्न यहां पे बनता है कि यदि लोकसभा में ये महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा तो इसको लेकर के कौन सा अनुच्छेद है, कहां पे संशोधन किया गया है। तो याद रखिएगा ये बताता है आर्टिकल नंबर 330A, ये जरूर रट जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 330A ये जोड़ा गया है। 330 का जो ए खंड है वो बताता है कि लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को जो समय सीमा निर्धारित की गई है वहां से मिलेगा। अब यदि पूछ ले कि भैया विधानसभा में इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो इसको रट जाइएगा, ये अनुच्छेद आपका है 332A, आर्टिकल नंबर 332A, 332A।
अब बात आती है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहां पे जो आरक्षण मिलेगा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलेगा, तो यहाँ पे आर्टिकल 229 में एक खंड जोड़ा गया है जिसका नाम है आर्टिकल 229 ए। तो आर्टिकल 229 ए जो है ये संबंधित हो गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के आरक्षण से। आर्टिकल 332 ए संबंधित हो गया विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण से, और आर्टिकल 330 ए संबंधित हो गया लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आगे इतनी चीजें तो हो गई, ठीक है। अब आगे इसमें बात आती है कि भैया ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, कौन से नंबर का, तो याद रखिएगा ये 128वें नंबर का 128वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। याद रखिएगा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। 128वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस नंबर का ये संविधान संशोधन अधिनियम है, तो आप बताओगे कि 106 इस नंबर का ये संविधान संशोधन अधिनियम है। आप जानते हैं, अब आप बोलोगे कि दोनों के नंबरों में अंतर क्या है, क्यों है, तो नंबरों में अंतर इसलिए है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक तो बहुत सारे लाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी सदन से पारित हो जाएं और सभी को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। तो इसलिए ये दोनों नंबर आपको जरूर याद रखने हैं। यदि अधिनियम पूछा जाए किस नंबर का है तो 106, यदि पूछा जाए विधेयक किस नंबर का था तो आपको याद रखना है 128। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस विधेयक का उपनाम क्या था, तो याद रखिएगा इसका नाम रखा गया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसका नाम क्या है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है इसका नाम रखा गया था इस विधेयक का, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है एक प्रश्न कि भैया इसको पेश किसने किया, तो हमारे कानून मंत्री हैं जिनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है राजस्थान का बीकानेर, और इनका नाम है अर्जुन मेघवाल। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल इनका संसदीय क्षेत्र है बीकानेर, और इन्होंने ही इस विधेयक को सदन में पेश किया। ये आपको पता होना चाहिए। कब पेश किया गया था सदन में, तो 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था। 19 सितंबर 2023 को ये लोकसभा में पेश किया गया था। इतनी चीजें तो हो गई। अब मजेदार बात है भैया कि ये लागू कब से किया जाएगा। इसको लागू कब से किया जाएगा, तो याद रखिएगा सेंसस के बाद लागू किया जाएगा। जो अगला सेंसस आएगा, कब होगा अगला सेंसस, तो जब भी अगला सेंसस होगा, बोला गया है उस सेंसस के बाद परिसीमन होना है। कब परिसीमन होना है, 2026 में। तो पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद परिसीमन होगा, और परिसीमन में लोकसभाओं जो क्षेत्र हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, उनकी जो क्षेत्र हैं बढ़ेंगे घटेंगे जनसंख्या के अनुपात में। तो जब परिसीमन हो जाएगा 2026 का, तो इस परिसीमन के बाद ये लागू किया जाएगा। मतलब अभी 2026 तक ये लागू नहीं होना है, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये लागू होगा तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होगा, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 334 ए। जब ये लागू होगा तो आर्टिकल नंबर 334 ए के बाद ये जो एक्ट है ये लागू होगा, इसके अंतर्गत लागू होगा। और प्रारंभिक तौर पे जब इसको लागू किया जाएगा तो 15 सालों के लिए लागू किया जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक तौर पर 15 सालों के लिए लागू किया जाएगा, और 15 सालों के बाद फिर से इसको रिन्यू किया जा सकेगा। अब एक प्रश्न और कि भैया जो वर्तमान लोकसभा है इसमें जो अभी महिला सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा जो वर्तमान हमारी लोकसभा है इसमें जो महिला सांसद हैं इनकी जो संख्या है वो 82 है,
ठीक है। अब यदि पूछ ले कि वर्तमान समय में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को संसद में भेजा है, तो उसका नाम है, पहले नाम पे आता है बीजू जनता दल, ठीक है, बीजेडी, जो कि उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी है। और इसके हिस्से की बात करें तो इसने जो भी सांसद भेजे हैं सदन में, उसमें 41.7% महिलाएं हैं। दूसरी जो है तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, इनके जो भी सांसद लोकसभा में हैं उसमें लगभग 40.9% महिलाएं हैं। तो भैया जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, विशेष रूप से पूर्व की, एक बंगाल की, एक उड़ीसा की, सबसे ज्यादा महिला सांसद जो भेजे हैं वो इन्हीं पार्टियों ने भेजे हैं। सबसे ज्यादा जो रेशियो है, अब आप देखिए कि इनके यदि मान लीजिए 10 सांसद हैं तो 4 सांसद महिला हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये संपूर्ण आप कह सकते हो एनालिसिस हो गया आपके महिला विधेयक के बारे में, इस बिल के बारे में संपूर्ण एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है इसमें जो आपको बताया जाए, तो इसको खूब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला टॉपिक, अब यहां से कोई भी प्रश्न बनेगा आपका बचेगा नहीं। अगला आता है आरोग्य मंथन कार्यक्रम। आरोग्य मंथन कार्यक्रम, ठीक है। आरोग्य मंथन कार्यक्रम, आरोग्य मंथन कार्यक्रम की बात करें तो इसका आयोजन किया गया सबसे पहली बात नई दिल्ली में। तो आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में किया गया। और आपको बता दें कि इसका आयोजन किया किसने? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। किसने किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इसका आयोजन किया गया। मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है NHA, वो इसका आयोजक था, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन क्यों, इसका आयोजन क्यों किया गया, क्या कारण था? कोई तो कारण होगा। तो आपको बता दें कि आयुष्मान भारत एक कार्यक्रम है, योजना है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना, तो ये जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इसी 5 वर्ष पूरे होने की खुशी के उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लागू कब किया गया था आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के? तो याद रखिएगा, इसको लागू किया गया था 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। और इसमें क्या था? इसमें बेनिफिट मिलता था 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष, ठीक है। तो इसमें लाभ कितना मिलता था? 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसको आप कह सकते हो कि फ्लोटिंग स्वास्थ्य बीमा था ये, और इसमें परिवार का कोई भी सदस्य इसका प्रयोग कर सकता था, ये आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसमें क्या आपको याद रखना है कि इसका कार्यान्वयन कौन करता है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है इस योजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। 2019 में नेशनल हेल्थ एजेंसी का परिवर्तित ये रूप है। और इसके जो CEO हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो CEO हैं, सुधांशु पंत इनका नाम है। और अभी तक बताया जा रहा है कि 5 लाख में 5 वर्ष में इस योजना का जो लाभ लिया है वो 24 करोड़ लोगों ने लिया है। और इसमें से 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में एडमिशन का या एडमिट होकर इसका लाभ लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है, आप कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी योजनाएं हैं, जैसे योजना कोई बताई जा रही, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस योजना को, जो योजना वाला पेज आपने बनाया है, उसमें नोट कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा? आपकी जानकारी में रहेगा कि वर्ष भर में कौन सी योजनाएं चर्चा में थी और किन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, इसलिए आपको किताबों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार की। आयुष्मान उत्कृष्टता
आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार की। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये किसको दिया गया है? उन राज्यों को दिया गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड किसने बांटे, तो याद रखना है कि बड़े राज्यों की यदि बात कर ली जाए तो बड़े राज्यों में असम है जिसने सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे हैं। दूसरे यदि हम छोटे राज्यों में बात करें तो नागालैंड हमारा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे हैं। और यदि हम यूटी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर इसमें आता है जिसने सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे हैं। तो ये 3 राज्य आपको पता होना चाहिए जिन्होंने आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा बांटे हैं। यदि बात किया जाए क्लेम सेटलमेंट की कि सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट किस राज्य ने किया, तो सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट जो है वो उत्तराखंड ने किया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी याद रखिएगा कि आयुष्मान कार्ड किसने सबसे ज़्यादा बांटे हैं। अब ये आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार है, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार एक जगहों पर और दिया गया। कहाँ पर? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हमारा चल रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या इसी को बोलते हैं ABDM। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें याद रखना है कि जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनका डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है इस योजना के अंतर्गत। और किस राज्य ने प्रति लाख जनसंख्या पर आभा से, आभा आपने सुना होगा ना, एक 14 डिजिट का नंबर है जो पेशेंट को दिया जाएगा और इसमें पूरी पेशेंट की डिटेल रहेगी, पूरी पेशेंट की हिस्ट्री रखी जाएगी डिजिटलाइज। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सबसे पहले समझ लीजिए कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए सभी पहलुओं का जो डेटाबेस है वो तैयार करना है। और इसके अंतर्गत इसी के साथ साथ इसी में आभा योजना भी संचालित की जा रही है जिसमें सभी पेशेंट को, जो भी मरीज होंगे उनको 14 अंक का, ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि आभा कितने अंकों का एक कोड है, तो 14 अंक का एक डिजिटल कोड भी बदल दिया जाएगा जिसको आप कह सकते हो कि आभा के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी मरीज एक बार यदि उसको आभा नंबर मिल जाता है तो उसका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटलाइज होगा। किसी भी हेल्थ सेक्टर में जाके वो कहीं से भी या कोई भी अस्पताल चाहे तो उसका डेटाबेस चेक कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है इसके अंतर्गत भी जो है वो आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। किसको प्रदान किए गए हैं? जिस राज्य ने सबसे ज्यादा लोगों का डेटाबेस डिजिटली इस योजना के अंतर्गत कन्वर्ट किया। और उसमें टॉप पे कौन राज्य है? उसमें टॉप पे राज्य है आंध्र प्रदेश। तो दोनों चीज याद रखिएगा। यदि पूछा जाए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप टिक करोगे आंध्र प्रदेश को। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि आयुष्मान कार्ड बांटने के लिए आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला, तो ये 3 राज्य आपको याद करने की जरूरत है। तो दोनों में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरे स्थान पे यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पे कर्नाटक राज्य आपका था। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं। अगला है विश्व पशु कल्याण दिवस की। आज का अगला टॉपिक विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस की जब बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। और इस बार की थीम क्या थी? ठीक है, इस बार की थीम थी ग्रेटर और स्मॉल लव देम ऑल। ग्रेटर और स्मॉल लव देम ऑल, ये इस बार की थीम थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1925 में मनाया गया था। ठीक है, अब ये तो डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक डेटा जारी किया गया है किसके द्वारा? FAO,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा एक डेटा जारी किया गया है। और ये डेटा क्या कहता है? वो कहता है कि जो पशुधन है, जो पशुधन का लाइव स्टॉक है, वो जो है मेथेन के उत्सर्जन के लिए 32% जिम्मेदार है। मतलब पूरे विश्व में जो मेथेन का उत्सर्जन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मेथेन जो उत्सर्जित की जा रही है वो पशुओं, सबसे ज़्यादा नहीं मतलब 32% हिस्सा जो है वो पशुओं का है, जो पशु जुगाली करते हैं। ठीक है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, तो जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनसे जो है 32% मेथेन का उत्सर्जन होता है। और इसने बताया कि जो चावल के खेत हैं, चावल के खेतों से 8% मेथेन का उत्सर्जन किया जा रहा है। चावल के खेतों से 8% मेथेन का उत्सर्जन हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोनों चीज याद रखिएगा कि पशुधन से 32% और चावल के खेतों से 8% जो मेथेन का उत्सर्जन है वो हो रहा है, ये आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। FAO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रोम में है। और आज का आपका पहला होमवर्क है कि रोम में किन संस्थाओं का हेडक्वार्टर है वो आप बताओगे। संस्थाएं मैं बता दे रहा हूं, उनके फुल फॉर्म और उनके बारे में पूरी जानकारी आप बताओगे। ठीक है, सबसे पहली संस्था जो इसमें आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वो है IFAD संस्था। और अगली संस्था जो आपको देखने को मिलती है वो तो आपका हो गया FOA। तो FAO के बारे में पूरी जानकारी और IFAD के बारे में पूरी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपका हेडक्वार्टर है। एक और वैश्विक संस्था है जिसका नाम है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, आपको याद होगा, अजरबैजान और एक और देश था जिसका नाम था तजाकिस्तान, इन दोनों को क्या घोषित किया था? मलेरिया मुक्त घोषित किया था। और आपको पता होगा एक बार फिर से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो है युद्ध पुनः प्रारंभ होने की स्थिति में है। जो नारगो, आपने कारबाक क्षेत्र सुना था ना, उस क्षेत्र में नारगोनो कारबाक, ये क्षेत्र आपको चर्चा में था, नारगोनो कारावाक, ये जो क्षेत्र था इस क्षेत्र में पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है होमवर्क नंबर 2 कि ये जो क्षेत्र है नारगोनो कारावाक, ये किस देश के अंदर पड़ता है, ये आपको बताना है। एक देश है इन दोनों में से कोई एक, और उसी के बीचों बीच यह एक क्षेत्र पड़ता है जिसको बोलते हैं नारगोनो कारावाक। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किस देश के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ भैया, एक लाइक में कुछ नहीं जाता, एक लाइक अवश्य कर दिया करें। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है वो फुटबॉल विश्व कप से है, फीफा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अभी हाल ही में घोषणा हुई कि फीफा का जो वर्ष 2030 का वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ खेला जाएगा। तो फीफा का जो वर्ष 2030 का वर्ल्ड कप होगा, याद रखिएगा, ये 3 देशों में खेला जा रहा है, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्यों है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में वर्ष 2030 में खेला जाएगा। लेकिन इसके प्रारंभिक मुकाबले, वर्ष 2030 के जो प्रारंभिक मुकाबले होंगे वो कुछ मुकाबले प्रारंभिक वो 3 देशों में खेले जाएंगे जिनका नाम है उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना। तो याद रखना है कि इसी वर्ल्ड कप के प्रारंभिक मुकाबले उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना में खेले जाएंगे और बाद के मुकाबले मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में खेले जाएंगे। तो यदि आपसे पूछे इसका आयोजन कहाँ होगा तो आप इन 3 देशों को याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना में क्यों खेला जाएगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले वर्ष 1930 में जो पहला फुटबॉल विश्व कप हुआ था वो उरुग्वे में हुआ था। और जब 2030 में ये होने जा रहा है तो इसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ठीक है, फुटबॉल विश्व कप के प्रारंभ हुए 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में जहां पे पहले हुआ था उन वेन्यू में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई वर्ष 2030 की बात।
अब बात आती है भैया 30 से पहले तो 2026 भी आएगा, 2026 में भी वर्ल्ड कप होगा। 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? तो 2026 के बारे में आपको याद रखना है, यह भी 3 देशों में खेला जाएगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। इससे थोड़ा सा और पीछे आ जाइए, 2022 में आ जाइए। 2022 वाला कहाँ खेला गया था? कतर में खेला गया था। और इसको जीता किसने था? इसको जीता था अर्जेंटीना ने। ठीक है, चलिए, फुटबॉल से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी मैंने आपको बताई है, यदि याद होगी आपको। ठीक है, क्योंकि अंडर 19 फुटबॉल के बारे में भी मैंने पिछले दिनों बताया था, जब इंडोनेशिया की चर्चा हमने किया था। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको कैसे कवर करते हो। एक है बदीस लिमाकुनी, बदीस लिमाकुनी, बदीस लिमाकुनी। ये बदीस लिमाकुनी क्या है? बदीस लिमाकुनी याद रखिएगा, तो पूछ लिया जाए क्या है। एक मछली की नई प्रजाति है, और ये खोजी कहाँ गई है? ये खोजी गई है नागालैंड में। ये खोजी गई है नागालैंड में। और आपको बता दें, एक नदी है जिसका नाम है मिलक नदी, ये मिलक नदी में खोजी गई है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मिलक नदी किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे कि नागालैंड से संबंधित है, और इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, और ओखला आप जानते होंगे। ठीक है, ओखला, जिससे स्पीड टेस्ट आप करते हैं अपने नेट का, अपने वाईफाई का। तो आपको बता दें, ओखला ने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड है नेट की, डाउनलोडिंग स्पीड, वो यूएई में है। भारत के बारे में उन्होंने बताया कि भारत में जो है, भारत इस बार 47वें नंबर पर है, और सबसे लास्ट में जो देश आता है उसका नाम है क्यूबा। तो ये सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ओखला के अनुसार सबसे ज़्यादा स्पीड यूएई में है, और भारत 47वें स्थान पे है, क्यूबा सबसे लास्ट में है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें इन्होंने 145 देशों का डेटा दिया है। कितने देशों का? 145 देशों का डेटा जो है इन्होंने शेयर किया है, ये आपको पता होना चाहिए। एक पुरस्कार याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ग्लोबल इंडिया अवार्ड। ग्लोबल इंडिया अवार्ड ये कनाडा भारत फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और कनाडा भारत फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार, जिसको ग्लोबल इंडिया अवार्ड कहते हो, इस पुरस्कार से सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया है। और सुधा मूर्ति आप जानते हैं इंफोसिस की चेयरमैन भी थी, और एक लेखिका भी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। करंट अफेयर्स की चर्चा समाप्त हुई। करंट अफेयर्स के बाद अब थोड़ा हम देख लेते हैं जीके खंड के बारे में। तो जीके वाला जो नोट्स था, जिसमें भारत के प्रमुख संगठनों के बारे में जो जानकारियां थी वो आप नोट कर रहे थे, तो उसी से जुड़ी हुई जानकारियां आज हम नोट करेंगे। और आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे सेबी के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में हम देखने वाले हैं? सेबी के बारे में। और कल शायद मैंने आपको हेडिंग भी डलाया था सेबी, तो जिन्होंने डाला है अच्छी बात है, जिन्होंने हेडिंग नहीं डाला है आप डाल लीजिए सेबी। आज हम देखेंगे सेबी के बारे में। सबसे पहले सेबी के बारे में। सेबी को और क्या कहते हैं? तो सेबी का जो दूसरा नाम है वो भी नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसी को बोलते हैं सेबी। 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। इसको शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? सेबी को जो पावर है वो कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा, सेबी को जो शक्तियां मिलती हैं वो सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से मिलती हैं। और ये जो संगठन था, भले ही ये 1988 में गठित हो चुका था, लेकिन 1992 के बाद जब इस सेबी अधिनियम आया, उसी के बाद से इसको शक्तियां मिली। 30 जनवरी 1992 से, याद रखिएगा, 30 जनवरी 1992 से प्रॉपर रूप में इसको शक्तियां मिली और इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल वर्ष 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में देखने को मिलता है।
ठीक है। इसके सदस्यों के बारे में याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि कितने सदस्य इसमें होते हैं तो इसमें कुल मिला के 9 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं अध्यक्ष सहित। इसमें एक हो गया अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद इसमें 2 सदस्य होते हैं जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, मतलब 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से हो गए। एक सदस्य इसमें जो है, एक सदस्य इसमें आरबीआई से होता है, ठीक है। इसके बाद 5 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय के अधिकारी, एक आरबीआई का अधिकारी इसमें शामिल होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब सेबी का कार्य क्या होता है, सेबी का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा सेबी के बारे में कि यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक का काम करता है। तो प्रतिभूति एवं कमोडिटी जो बाजार है उसके लिए नियामक का ये काम करता है, ठीक है। अगली संस्था जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है वो संस्था आपकी है नाबार्ड। कौन सी संस्था है, नाबार्ड। देखो भैया नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये आपको निःशुल्क कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जहां भी मिलेगा पेड कंटेंट के रूप में मिलेगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी को बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में यदि इसी को बोले तो बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड, बात एक ही है, ठीक है। अब कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम स्थापना की बात करें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई और एक समिति की सिफारिश पर हुई। इस समिति का भी नाम आपको पता होना चाहिए, शिवरमन, बी शिवरमन समिति की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना हुई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बी शिवरमन समिति की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर यदि पूछ लिया जाए तो इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है, इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए नाबार्ड के बारे में। और इसके बारे में यह भी आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और जो शीर्ष सहकारी बैंक हैं उनके समग्र विनियमन और लाइसेंस के लिए यह एक शीर्ष नियामक निकाय है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगला बात कर लेते हैं अगली संस्था की, और अगली संस्था महत्वपूर्ण है। सभी संस्थाएं महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगली संस्था आती है सिडबी। सिडबी हिंदी में आप ऐसे लिखते हो सिडबी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है नोट कर लीजिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। सिडबी या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सभी नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में कुछ भी नाम दिया जा सकता है। इसकी स्थापना की बात करें
इसकी स्थापना की बात करें तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलता है, जो कि गोमती नदी के किनारे। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज जीके के अंतर्गत 3 संस्थाएं हमने देखी हैं और तीनों संस्थाओं को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सिडबी हमने देखा, नाबार्ड हमने देखा और हमने सेबी देखा। ये तीनों संस्थाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों संस्थाओं के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं जीएस सेशन के अंतर्गत और देखते हैं जीएस सेशन में आज किन मुद्दों पर बात करनी है। जीएस सेशन में आज हम देखेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक इतिहास के बारे में हम कर रहे थे, तो 2 सब्जेक्ट हमें लेकर के चलना है, 2 सब्जेक्ट में समन्वय बना के चलना है, जिससे ऐसा ना हो कि सिर्फ हम एक ही सब्जेक्ट में उलझे रह जाएं। ठीक है, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं हमारी परीक्षाओं में, तो इसलिए दूसरा सब्जेक्ट जो आज हम चर्चा करेंगे वो है सामान्य विज्ञान। तो आज की जो चर्चा है वो संबंधित है सामान्य विज्ञान से। ठीक है, सामान्य विज्ञान, तो इसका भी एक अलग से बुक बना लीजिए, बुकलेट। देखो, जो लोग रेगुलर हमारी कक्षाओं को कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो एक भैया जीके की बुकलेट बना लीजिए, एक कॉपी जीएस की बना लीजिए और एक कॉपी करंट अफेयर्स की बना लीजिए। क्योंकि जब भी टॉपिक होगा ना, रेगुलर एक टॉपिक कोई चलेगा। अब जीएस में जब बात करें तो अलग अलग विषयों की अलग अलग छोटी छोटी पतली पतली कॉपियां बना लीजिए। ठीक है, जिस तरह से इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास वाले में नोट कर लो, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान वाले में, क्योंकि क्रम नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत का फिर कूद के चले जाएंगे मध्यकालीन, ऐसा नहीं होगा। जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में हम बात करेंगे। अब आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान में क्या, जीव विज्ञान। ठीक है, तो कॉपी अवश्य बना लीजिएगा और साप्ताहिक स्तर पर आपको नोट्स भी शेयर करने हैं। सबसे पहले जब जीव विज्ञान की बात करते हैं तो शब्द आता है बायोलॉजी। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करिएगा। अब इसको जब हम तोड़ते हैं, बायोलॉजी शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो 2 शब्द यहां से निकल के आते हैं, बायो प्लस लोगस। क्या निकल के आता है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब क्या हो गया, जीव, और इसका मतलब हो गया अध्ययन। ठीक है, मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब बायोलॉजी। ठीक है, मतलब जीवों का जो अध्ययन है, जीवों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बायोलॉजी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेसिक शब्द समझा कि होता क्या है ये। इसके बाद फिर बात आती है जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ये जो जीव विज्ञान शब्द है, कई बार यहीं से प्रश्न बन जाता है कि भैया जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम। तो यहां पे याद रखिएगा 2 नाम आते हैं, एक नाम है लैमार्क और दूसरा नाम आता है ट्रेबिरेनस। ठीक है, तो 2 नाम ये आपको देखने को मिलते हैं कि ट्रेबिरेनस और लैमार्क। जीव विज्ञान शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की जब बात आएगी तो लैमार्क और ट्रेबिरेनस का नाम आएगा, क्योंकि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो लैमार्क और ट्रेबिरेनस ने किया था। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान का जो अध्ययन है एक विषय के रूप में, जीव विज्ञान का अध्ययन एक विषय के रूप में सर्वप्रथम किसने किया, तो यहां पे नाम आएगा अरस्तु। ठीक है, क्या नाम आएगा, अरस्तु। तो याद रखिएगा जीव विज्ञान शब्द का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, अरस्तु ने किया, एक विषय के रूप में। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जीव विज्ञान विषय का अध्ययन सर्वप्रथम अरस्तु ने किया, यह आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान विषय का अध्ययन सर्वप्रथम अरस्तु ने किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
अब बात आती है जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं, इसको नोट करते जाइएगा। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जीव विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत सबसे पहले आता है वनस्पतियों का अध्ययन। ठीक है, वनस्पतियों का अध्ययन। और जब हम वनस्पतियों के अध्ययन की बात करते हैं तो आपको पता होगा इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पतियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, बॉटनी। ठीक, इसके बाद फिर बात आता है जंतुओं का अध्ययन। दूसरा होता है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन, और जंतुओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तीसरी जो शाखा है वो करती है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, और सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वनस्पतियों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान बॉटनी, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान जूलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, ये आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपको है तो आप कम से कम बेसिक कुछ प्रश्न बनेगा तो उसको हल करने में आप सक्षम रहेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉटनी के बारे में। ठीक है, देखो, जिनको लग रहा होगा स्पीड तेज है, हम नोट नहीं कर पा रहे हैं, भैया वीडियो रोक लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो, इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बॉटनी की जब हम बात करते हैं मतलब स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट की बात होती है, या इसी को आप कह सकते हो पादपों का अध्ययन। जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं बॉटनी। और पादपों पे जब अध्ययन की बात आती है तो एक नाम आता है थियोफेस्टस। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आज अभी जितने भी नाम बताए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थियोफेस्टस, थियोफेस्टस की जब हम बात करते हैं तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी, मतलब पादप विज्ञान का पिता। तो थियोफेस्टस नाम आपको पता होना चाहिए, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। यदि आपसे एक प्रश्न यहाँ पे बन जाए कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग। दो प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला तो आपसे पूछ लिया गया फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी के नाम से थियोफेस्टस जाने जाते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के संदर्भ में भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वहां पे आप बताओगे कि विलियम रॉक्सबर्ग हैं। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, दूसरी चर्चा आती है जूलॉजी की। ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, या जीवों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, या जंतुओं का अध्ययन। अब बात आती है कि जैसे अभी हमने देखा था कि भाई विलियम रॉक्सबर्ग हो गए या थियोफेस्टस हो गए, सर्वप्रथम इन्होंने संबंधित विषय का अध्ययन किया और उसके जनक कहलाए। तो भाई स्टडी ऑफ एनिमल की जब हम बात करते हैं तो इसके जनक कौन हैं, तो सबसे पहले इस पे जो अध्ययन किया था इनका नाम था अरस्तु। सबसे पहले इस पे जो अध्ययन किया इनका नाम था अरस्तु, और अरस्तु को बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इस पे अध्ययन किया। तो फादर ऑफ जूलॉजी यदि पूछ लिया जाए तो अरस्तु को आप बताएंगे। इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया
एनिमेलियम, एनिमेलियम, ठीक है, इनकी एक पुस्तक भी है। तो यह भी आपको पता हो गया कि फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसे जानते हैं, फादर ऑफ बॉटनी के नाम से किसे जानते हैं। अब बात आती है तीसरी शाखा और इनकी अंतिम शाखा, जिसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। और सर्वप्रथम किसने किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो याद रखिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो बायो के अंतर्गत आज इतनी ही चर्चा। आज बेसिक जानकारी जो है हमने किया है, बेसिक चीज़ें हमने समझा है, और इसी के बाद से हम आगे बढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि 67th का फाइनल परिणाम आ गया है, और कई सारे छात्र उसमें से ऐसे हैं, उस लिस्ट में ऐसे हैं, और मैं नाम भी बताऊंगा। कई सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, हमारे मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन प्रोग्राम में उत्तर लेखन किया है और उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जिनकी मुझे जानकारी है, जिन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से मुझे अवगत कराया, तो सिलेक्शन इस बार भी बीपीएससी में आपके संस्थान से हुआ है। कितना हुआ है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया, जो टेलीग्राम पर मुझसे जुड़े थे, उनके बारे में मुझे पता है। और आप सभी को शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, एक नई ऊर्जा के साथ पुनः लगना है और निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। और कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। आप सबके बहुत सारे प्रश्न आए थे, कुछ लोगों के मैसेज ऐसे भी आए थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, और नहीं हुआ है क्योंकि उनका कारण था। 67 की हम बात कर रहे हैं, उनके प्रश्न छूटे थे, नहीं हुआ है। तो कहीं भी असफलताएं जो हमारी हैं ना, हमारे जीवन की जो असफलताएं हैं, उनसे घबराना नहीं है। ठीक है, मतलब लोग क्या समझते हैं, जैसे बहुत सारे आप में से लोग हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे, आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि सर नहीं हो पाया, इस बार नहीं हो पाया, और जो है घर में लोग क्या बोलेंगे, या समाज में लोग क्या बोलेंगे, परिवार में लोग क्या बोलेंगे, जो जानते हैं कि आप तैयारी करते हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सबसे पहले भैया जो मैं बात कहूँ, अपनी बात मैं करता हूँ, क्योंकि आपकी बात यहाँ पे नहीं करता हूँ। असफलताओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। जो भी असफलताएं हैं हमारे जीवन में, जो भी कमियां हो रही हैं हमें, उन कमियों को दूर करते हुए पुनः एक नए सिरे से हमेशा शुरुआत करनी चाहिए। और सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि जीवन, यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो जीवन खत्म हो गया या हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिलेक्शन बाद का विषय है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक इंसान बनो, एक बेहतर इंसान बनो, और जिस दिन आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे, सिलेक्शन भी आपका अंतिम रूप से होगा, अंतिम परिणाम आपके पक्ष में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन ज़रूरी है कि उससे पहले एक बेहतर इंसान बनो, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। कौन क्या कह रहा है इस पे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा समाज है, इसमें तरह तरह के लोग होते हैं। जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो आपके पाँव खींचना चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ। तो ऐसे लोगों से घबराना नहीं है। ठीक है, आप जानते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सकारात्मक रहे हैं मेरे लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लगातार निगेटिव रहे हैं, आपकी कमियों को पकड़ते हैं, आप पे टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। तो उनसे मैं एक ही चीज़ कहता हूं और हमेशा कहता रहूँगा कि भैया, हमारा अंतिम लक्ष्य सिलेक्शन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तक यदि सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो हमारा जो जीवन है वो ख़त्म हो गया है, या लाइफ में हम कुछ कर नहीं सकते। अभी लगातार प्रयास हैं। सबसे पहले एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रयासरत हैं और उस कड़ी में लगातार काम कर रहे हैं। जिस दिन एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, निश्चित तौर पर सफलता भी हमारे पास होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। 2 बार यदि यूपीएससी के मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। उन कमियों को दूर करेंगे और सिलेक्शन भी अंतिम रूप से होगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग होते होंगे, आपके भी जीवन में होते होंगे, और आप देखते भी होंगे, लोग दूसरों के जीवन में भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको लगातार,
जो आपके साथ लगातार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे परिवार के साथ साथ मेरे जीवन में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपना सब कुछ दिया, जिसने अपना सब कुछ लगा दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सिलेक्शन हो सके। तो कह सकते हैं कि जैसे परिवार का रोल है, उसी तरह से बहुत सारे आपके मित्र होंगे, कुछ सहपाठी होंगे जिन्होंने आपके लिए लगातार मेहनत किया होगा, जिन्होंने आपकी खुशियों के लिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको इसके लिए उन्होंने अपनी खुशियों की जो बलि है वो दिया होगा। मेरे जीवन में भी परिवार से लेकर के, यदि मैं बात करूं तो परिवार, मेरा जो परिवार है, परिवार से लेकर के हर एक शख्स ने बहुत अच्छे से साथ दिया और तभी आज यहाँ पे खड़ा हूँ, तभी आज आप सबके बीच खड़ा हो पाया हूँ। क्योंकि निगेटिविटी फैलाने वाले लोग, नकारात्मक बातें करने वाले लोग होते हैं, आते हैं जाते हैं, तो उनसे परेशान नहीं होना। यदि आपका परिवार आपके साथ है तो प्लीज़ उस भरोसे के साथ आप आगे बढ़िए और किसी की भी बातों पर ध्यान देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे आप सफल होगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ एक लाइन याद रखो, जिसने जैसा समझा वैसा ही हूँ, जिसने जैसा समझा वैसा ही हूँ बस मैं और जो मेरा रब है वो जानता है कैसा ही हूँ मैं। तो परेशान नहीं होना है, आप अपनी तरह से बेहतर रहिए, किसी को चीट मत करिए, लगातार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। बाकी निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, याद रखना है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जितना मेहनत करोगे परिणाम उसके सापेक्ष जरूर आपको मिलेगा। तो आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल के सेशन में, लेकिन उससे पहले नोट्स भी प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा और जो भी होमवर्क दिए गए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।